दुनिया में कुछ ऐसी जगहें होती हैं जो किसी भी नक्शे में नहीं मिलती। ऐसी जगहें जहां जंगल की सांसें भी अलग तरह से चलती हैं, जहां हर पत्ते की सरसराहट जैसे आपके कानों में कोई सीक्रेट फुसफुसा रही हो। आज रात मैं आपको ऐसी ही एक जगह ले जाना चाहता हूं, एक ऐसी जगह जहां हकीकत और डर का फर्क मिट जाता है। हम चलते हैं पूरब की तरफ, हिमालय की उन पहाड़ियों में जो गंगटोक के भीड़ भाड़ वाले बाजारों से बहुत दूर है, उन प्रार्थना के झंडों से भी परे जो पहाड़ी हवाओं में तड़पते रहते हैं, वहां जहां घने जंगल सूरज की रोशनी तक को निगल जाते हैं। देखिए, हिमालय सिर्फ बर्फीली और चुपचाप खड़ी चट्टानों का नाम नहीं है, ये जिंदा है, आत्माओं, पुराने रहस्यों और उन जीवों से भरा हुआ जो डर और भक्ति दोनों से पैदा हुए हैं। और इन्हीं जंगलों के सबसे गहरे हिस्सों में, जहां ना मंदिरों के घंटे सुनाई देते हैं और ना ही भिक्षुओं की मंत्र ध्वनि पहुंच पाती है, वहां रहते हैं कुछ ऐसे प्राणी जिनका नाम भी लोग रात में नहीं लेते। लेपचा लोग, जो इन पहाड़ियों के असली रखवाले हैं, मानते हैं कि हर जीव में आत्मा होती है। वो नदियों की आत्माओं की बात करते हैं, उन राक्षसों की जो गुफाओं में रहते हैं, और उन जंगल के प्राणियों की जो चांदनी में नाचते हैं। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा डर और रहस्य से भरी कहानियां होती है बनझाकरी और बनझाकरिणी की। बनझाकरी जंगल का जंगली तांत्रिक। उसका नाम सुनते ही आग के चारों ओर बैठी कहानियां अचानक खामोश हो जाती है। कहा जाता है कि वो एक छोटे कद का झुका हुआ आदमी है जिसके शरीर पर उलझे हुए बालों की मोटी परत है। उसका चेहरा ऐसा लगता है जैसे कोई पुरानी डरावनी मुखौटा हो। उसकी आंखें बारिश के बाद पत्थरों की तरह चमकती है। वो हमेशा देखता रहता है, हमेशा इंतजार करता है। उसके पैरों के कोई निशान नहीं पड़ते, क्योंकि वो हमारी तरह चलता नहीं। वो पेड़ों के बीच से फिसल जाता है, धुंध में गुम हो जाता है, और तभी आपके पीछे आ खड़ा होता है जब आप खुद को अकेला समझते हो। फिर आती है बनझाकरिणी, उससे भी ज्यादा चालाक, ज्यादा खतरनाक। वो सपनों की रानी है। ऐसे सपने बुनती है जो हकीकत जैसे लगते हैं। कहते हैं वो किसी की भी आवाज नकल कर सकती है, जैसे आपकी माँ की आवाज जो आपको खाने के लिए बुला रही हो, या दोस्त की हंसी जो आपके ठीक पीछे सुनाई दे। अगर आपने उसकी पुकार सुन ली तो समझो सब खत्म। अब चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, उस समय में जब इन जंगलों में कोई सड़कें नहीं थी, ना कोई ट्रैकिंग ट्रेल, ना सेल्फी पॉइंट, बस कच्ची, काली और गहरी वादियां जो आवाजों को भी निगल जाती थीं। बीच बीच में ऊंचे झरने थे जो किसी प्राचीन जानवर की तरह गरजते थे। पुरानी सिक्किमी कथाओं में इन आत्माओं का जिक्र बहुत डरते डरते किया जाता था। कहा जाता है कि सैकड़ों साल पहले एक तांत्रिक था, पेमा दोरजी। वो आत्मज्ञान पाने के लिए जंगल में गया। उसके पास बस एक याक की हड्डी से बना खंजर था और सूखी जुनिपर की पत्तियां। गांव वाले उसे एक कोहरे भरी सुबह जंगल में जाते देख रहे थे। उसके मंत्र धीरे धीरे जंगल में गुम हो गए। दिन बीते, फिर हफ्ते, फिर पूरा महीना। एक रात जब आसमान में खून जैसा लाल चांद था, पेमा दोरजी वापस आया। पर अब वो वैसा नहीं था। उसका चलना अजीब था, कंधे झुके हुए, हर हरकत में एक अजीब सी लचक थी, जैसे कोई अदृश्य डोरियों से उसे नचा रहा हो। उसकी आवाज में गला बैठा हुआ था और उसकी आंखों में कोई पहचान नहीं थी, बस एक भूख, गहरी डरावनी भूख। गांव वाले कांपते हुए देख रहे थे। उसकी पोशाक पर उलझे बाल चिपके हुए थे और उसकी स्किन पर काले रंग चिपचिपा रस निकल रहा था। बच्चे कहते थे कि उन्होंने उसके पीछे छोटे छोटे परछाई जैसी आकृतियां देखी जो बहुत गहरे और डरावने सुर में हंसती थी। उस रात पेमा दोरजी गांव के कुएं के पास खड़ा होकर पूरी रात चीखता रहा। उसकी आवाज बांस के जंगलों में और जंगली कुत्तों की हूक में घुलती रही। सुबह होते होते वो गायब हो गया। बस कुएं के पास लकड़ी के खंभे पर बड़े बड़े पंजों के निशान रह गए, इतने बड़े कि किसी भी जानवर से मेल नहीं खाते। बुजुर्गों ने जंगल को शापित मान लिया, रास्तों को मिर्च और नींबू के धागों से बंद कर दिया। लेकिन अंधेरा इंसानों की बनाई सीमाओं को नहीं मानता, और ना ही बनझाकरी और बनझाकरिणी। कुछ लोग मानते हैं कि पेमा दोरजी ही पहला बनझाकरी बन गया। जंगल की आत्मा ने उसे पूरी तरह निगल लिया। उसके बाद दिखने की घटनाएं बढ़ गई। चरवाहे कहते थे कि कोई पेड़ के ऊपर से उन्हें देख रहा है, पत्तों को हिला रहा है जब हवा भी नहीं चल रही। शिकारी कहते थे कि उनके तीर अचानक गायब हो जाते थे और बाद में उन पर काले बाल और गहरे खरोंच के निशान मिलते थे। फिर बच्चों की बारी आई। हर बसंत जब रोडोडेंड्रोन खिलते थे, 8 से 12 साल के लड़के गायब होने लगे। कहा जाता है कि बनझाकरी बच्चों को चुनता है उन्हें तांत्रिक बनाने के लिए। जो लौटते थे वो कभी पहले जैसे नहीं रहते। उनकी आंखें मोमबत्ती की रोशनी में चमकती थी। वो इंसानी भाषा में बोल ही नहीं पाते। मिट्टी में गोल गोल आकृतियां बनाते, चांद को देखकर कुछ बुदबुदाते रहते और मंदिर में घुसते ही बेहोश हो जाते। बनझाकरिणी का खेल अलग था।
वो दिमाग की चाल बुनती थी। पूरा का पूरा परिवार अचानक गायब हो जाता। लोग कहते थे कि जंगल से किसी अपने की आवाज आई और सब वहीं खिंचे चले गए। बाद में उनके घरों में खाना पक रहा होता, बर्तन गर्म रहते और पैरों के निशान जंगल में गहरे होते जाते, जो अचानक किसी पुराने बरगद के नीचे खत्म हो जाते। ये गायबियां सिर्फ गायब होना नहीं थी, गांव वालों के लिए ये बलिदान थे, ऐसी शक्तियों के लिए जो इंसानों से ज्यादा मजबूत थी। उस समय जब इन जंगलों को रोमांटिक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनाया गया था, तब ये जंगल अपनी खुद की धुन पर जीते थे। बुजुर्ग कहते हैं, अमावस्या की रातों में घाटियों में ड्रम बजते थे, इंसानी हाथों से नहीं बल्कि ऐसी ताकतों से जो हवा को भी कांपने पर मजबूर कर देती थी। जो लोग उन रातों में बाहर जाते, वो कहते थे कि उन्होंने पेड़ों के बीच झिलमिलाते दिए देखे, परछाइयां जो चांदनी के खिलाफ चलती थी, और ऐसी जुबान ने मंत्र सुने जो किसी भी शास्त्र से पुरानी थी। एक पहाड़ी स्कूल की टीचर ने भी ऐसी कहानी बताई। एक रात वो लेट तक कॉपियां जांच रही थी। बाहर बारिश तेज थी। आधी रात के बाद उसने बच्चों की हंसी सुनी। उसने सोचा बच्चे कुछ शरारत कर रहे होंगे। जैसे ही वो बाहर निकली, बिजली की चमक में उसने देखा बच्चों की लाइन, सभी के चेहरे पर मास्क, आंखें जुगनूल जैसी चमक रही थी। वो चुपचाप नाचते रहे, उनके पैर जमीन को छूते ही नहीं थे। हर बिजली की गड़गड़ाहट पर वो और करीब आते गए। फिर वो बेहोश हो गई। जब होश आया, उसके बाल सफेद हो चुके थे। अगले ही दिन उसने नौकरी छोड़ दी और पहाड़ छोड़कर चली गई। और फिर भी कुछ लोग मानते हैं कि हर मुठभेड़ डर में खत्म नहीं होती। कुछ तांत्रिक मानते हैं कि बनझाकरी कुछ चुनिंदा लोगों को रहस्यमयी ज्ञान देता है, बीमारियों के इलाज, भूस्खलन की भविष्यवाणी या ऐसे जड़ी बूटियों की जगह जो किसी को भी ठीक कर दे। लेकिन इस ज्ञान की कीमत बहुत भारी होती है। आत्मा का एक हिस्सा, थोड़ा सा पागलपन, हमेशा के लिए उसी जंगल में छोड़ना पड़ता है। कभी कभी बनझाकरिनी अकेले घूमने वाले को चुन लेती है, उसे एक खूबसूरत भ्रम दिखाती है, जुगनू की रोशनी में चमकती एक खुली जगह, मधुर गीत गाते हुए पुराने पूर्वजों की आवाजें। वो इंसान नाचते नाचते सब भूल जाता है, अपना नाम, अपना शरीर, अपनी यादें, और सुबह वहां बस गोल गोल घूमते पैरों के निशान मिलते हैं जो कहीं नहीं जाते। यही वजह है कि आज भी गांव वाले सूरज ढलने के बाद सीटी नहीं बजाते, रात में दर्पण ढक कर रखते हैं। गर्भवती महिलाएं बालों में लोहे की कील लगा कर रखती हैं। बच्चों को सिखाया जाता है कि किसी भी आवाज के पीछे मत भागना, चाहे वो कितनी भी अपनी क्यों न लगे। ये सब सिर्फ अंधविश्वास नहीं है, बल्कि सदियों से सीखी गई बचाव की तरकीबें हैं। हर मंत्र, हर ताबीज, हर कहानी एक पतली सी जाल है जो बनझाकरी और बनझाकरिनी को दूर रखने की कोशिश करती है। तो अगर कभी आप सिक्किम के ऊंचे पेड़ों के नीचे खड़े हों या दार्जिलिंग के बांस के जंगलों में और आपको लगे कि किसी ने आपके कंधे को हल्का सा छुआ या कहीं पास ही कोई हंसी गूंज रही हो, तो याद रखना, आप यहाँ मेहमान हो। ये जंगल, यहाँ की आत्माएं सदियों से सब देख रही हैं। बनझाकरी और बनझाकरिनी वो कभी बूढ़े नहीं होते, वो कभी भूलते नहीं, वो बस देखते रहते हैं और इंतजार करते हैं। जब मैंने पहली बार ये कहानियां इकट्ठा करनी शुरू की तो मुझे लगा ये बस कहानियां ही हैं, बच्चों को डराने के लिए या मुसाफिरों को रात में जंगल में जाने से रोकने के लिए बनाए गए किस्से। लेकिन जितना मैंने सुना उतना ही समझ आया कि हर कहानी में वही खामोश डर छिपा था। ये सिर्फ चेतावनी नहीं थी, बल्कि एक प्राचीन डर की कबूरियां थी, ऐसा डर जिसका नाम कोई सीधे नहीं लेता। एक कहानी है ताशी की। ताशी लकड़हारा था जो लाचुंग के पास एक छोटे से गांव के बाहर रहता था। उसने अपनी जिंदगी उन्हीं पेड़ों के बीच गुजारी थी। हर मोड़, हर पत्थर, हर पुराना मंदिर, उसे सब पता था। एक सर्द सुबह जब वो अकेला लकड़ी काट रहा था, उसे कुछ अजीब सा लगा। जंगल बिल्कुल चुप था, न कोई पंछी, न कोई झींगुर, न पत्तों की सरसराहट, बस उसकी सांस और कुल्हाड़ी की आवाज। जब उसने पसीना पोंछने के लिए रुककर पीछे देखा तो उसे मिट्टी में छोटे छोटे नंगे पांव के निशान दिखे। वो इधर उधर गोल घूमते हुए बने थे, जैसे कोई उसके चारों ओर नाच रहा हो, पर उसने किसी को देखा ही नहीं। भादा। जब वो अपने झोपड़े पर पहुंचा तो दरवाजा खुला हुआ था। अंदर उसका पूजा का स्थान पूरी तरह से उल्टा पलटा था। पूर्वजों के लिए चढ़ाया प्रसाद गायब था। उसकी जगह काले बालों के गुच्छे और हड्डियों से बनी एक अजीब सी छोटी मूर्ति रखी थी। ताशी उसी रात वहां से भाग गया। अब वो गंगटोक के एक छोटे से कमरे में रहता है, खिड़कियां कभी नहीं खोलता। उसे कुत्ते पसंद नहीं, फिर भी एक कुत्ता पाल रखा है ताकि अकेला न लगे। कभी कभी वो कहता है कि अमावस की रातों में उसके दरवाजे के बाहर ढोल की धीमी आवाज सुनाई देती है। फिर है रिंचेन की कहानी। रिंचेन की कहानी। रिंचेन नामची का एक स्कूल टीचर था। उसने एक बच्चे दोरजे के बारे में बताया।
दोरजे हमेशा हंसता रहता था, पेड़ों के बीच भागता रहता था। एक शाम पानी भरने गया और फिर लौटकर नहीं आया। गांव वाले दिन रात उसे ढूंढते रहे, मंदिरों में दिया जलाया, पूजा करवाई। 7 दिन बाद सुबह सुबह दोरजे गांव में लौटा, कीचड़ से सना हुआ, आंखें बिल्कुल खाली। 3 दिन तक कुछ नहीं बोला। जब बोला तो ऐसी भाषा में जैसे पत्थर के बीच से हवा निकलती हो, न इंसानी आवाज, न कोई समझने लायक शब्द। रिंचे ने बताया, दोरजे रात को चीखते हुए उठ जाता, मिट्टी पर अपने नाखूनों से गोल गोल आकृतियां बनाता। जब तक खून न निकल जाए वो मठ में जाने से डरता, पूजा की घंटी की आवाज से कांप जाता। सबने उसे ठीक करने की कोशिश की, झाड़ फूक, अनुष्ठान, यहाँ तक कि छान स्थानीय शराब का भी इस्तेमाल किया, पर कुछ काम नहीं आया। एक तूफानी रात में वो फिर गायब हो गया। उसके घर के बाहर मिट्टी में छोटे छोटे हाथों के निशान छूट गए। कहते हैं वो निशान सिर्फ जमीन पर नहीं थे, बल्कि दीवारों पर भी ऊपर तक चढ़े हुए थे, जैसे वो सीधा आसमान की ओर चला गया हो। कुछ कहते हैं कि दोरजे को चुना गया था, बन झाकरी उसे जंगल के गहरे रहस्यों की शिक्षा देने ले गए। कुछ कहते हैं कि जो पहली बार लौटा था वो असली दोरजे था ही नहीं, वो बस एक खोल था, एक संदेशवाहक जिसे कोई सुनना नहीं चाहता था। ये कहानियां धीरे धीरे हर गांव में फैल गई। बॉर्डर के गांवों में लोग कहते हैं कि धुंध में बच्चों की हंसी सुनाई देती है और जो भी उसकी तरफ जाता है घंटों या दिनों तक गायब रहता है। कभी कभी वो वापस आते हैं पर बदले हुए। उनकी आंखें हर वक्त इधर उधर भागती रहती हैं, होंठ सूखे रहते हैं जैसे अंधेरे में खुद से बातें कर रहे। एक और कहानी है अनीता की, कोलकाता की बॉटनिस्ट जो जड़ी बूटियों का रिसर्च करने आई थी। वो तर्कवादी थी, गांव वालों की बातों पर हंसती थी। भूत वूत कुछ नहीं होता, वो कहती। एक सुबह वो अकेली जंगल में निकल गई। दोपहर को गांव वालों ने उसे एक पहाड़ी की चोटी पर देखा। वो चुपचाप नीचे गांव को देख रही थी। जब लोग उसके पास पहुंचे तो वो एक गोल घेरे में खड़े मशरूम के बीच खड़ी थी। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थी। लोग उसे वापस ले आए। हफ्तों तक वो कमरे में बैठी रही, ऐसे नक्शे बनाती रही जो किसी भी असली जगह से मेल नहीं खाते। उसके नोटबुक में अजीब आकृतियां भरी थीं, गोल घुमावदार पैटर्न, बिना पुतलियों वाली आंखें और प्राचीन लेप्चा जैसी दिखने वाली लिपि। कहा जाता है वो बार बार बुदबुदाती थी, जंगल के नीचे एक और जंगल है, जड़ें तुम्हारा नाम सुन सकती हैं। रात को वो जमीन पर कान लगाकर सुनती रहती, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। आखिरकार वो वापस शहर लौट गई, पर उसने कभी अपना रिसर्च फिर से शुरू नहीं किया। उसकी आखिरी रिपोर्ट में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, जंगल पेड़ों से नहीं देखने वालों से बना है। फिर एक शादी की कहानी। गांव में शादी हो रही थी, ढोल बज रहा था, लोग नाच रहे थे। तभी एक बूढ़ी औरत आई। किसी ने उसे पहले नहीं देखा था। उसके बाल काई की तरह गीले, त्वचा हरे ग्रे जैसी, जैसे दलदल से निकली हो। उसने एक गाना गाना शुरू किया, सुरीला पर अजीब सा। धीरे धीरे सब नाचना छोड़कर उसकी तरफ देखने लगे। उनकी आंखें सुनी हो गई, शरीर धीरे धीरे उसी सुर में हिलने लगे। दुल्हन की माँ उन्हें रोकना चाहती थी, पर उसके पैर जमीन में जकड़ गए थे। सुबह तक पूरा गांव गायब हो गया। बर्तन में खाना पक रहा था, फूल हवा में झूल रहे थे, पर इंसान कोई नहीं। खोज करने पर सिर्फ जंगल में जाते हुए पैरों के निशान मिले और उस बूढ़ी औरत की चूड़ियां जो गोल घेरा बनाकर रखी थी। इन पहाड़ियों में हवा भी रहस्यों को पकड़ कर रखती है। लोग कहते हैं कि कभी कभी सुबह के कोहरे में धीमे गाने सुनाई देते हैं, खोए हुए त्योहारों की गूंज, उन माओं की लोरी जो अपने बच्चों को कभी नहीं पा सकी। यही असली डर है बन झाकरी और बन झाकरीनी का। न खून, न हिंसा, उनका डर है किसी को अंदर से खोखला बना देना, तुम्हें अपने ही सपनों के जंगल में भटका देना, जहां से वापस आना शायद कभी ना हो पाए। कुछ कहते हैं वो तुम्हारी खुशबू सूंघ सकते हैं, तुम्हारे डर की, तुम्हारे दुख की, तुम्हारी छोटी छोटी उलझनों की, और उसी को पकड़कर चुपचाप पीछा करते हैं। गांव वाले कहते हैं अगर जंगल जाना ही है तो लोहे और नमक को साथ ले जाओ, सीटी मत बजाना, चांदनी में पानी में कभी मत झांको, और सबसे जरूरी, अगर पेड़ों के बीच से तुम्हें कोई नाम लेकर बुलाए, भाग जाओ और कभी जवाब मत देना, क्योंकि बन झाकरी और बन झाकरीनी सिर्फ तुम्हें गांव से नहीं ले जाते, वो तुम्हें खुद से ही दूर कर देते हैं। और जब तुम उनके उस धुंधले भूलैया में खो जाओगे, तब वापस लौटने का रास्ता शायद कभी न मिले। अब तक शायद आपके मन में यह सवाल आया होगा, ये आत्माएं बनी कैसे, कौन सी प्राचीन ताकत ने इन्हें ऐसा बना दिया। देखिए, हर राक्षस किसी न किसी दर्द से पैदा होता है, कोई गहरा घाव, कोई अधूरी चाहत, या कोई ऐसा गुस्सा जो इतना पुराना हो जाता है कि वो खुद एक जिंदा शक्ल ले लेता है। बन झाकरी और बन झाकरीनी भी इसी तरह बने हैं। यहाँ के लोग भूत विद्या जानने वाले शमन यानी बोंग थिंग मानते हैं कि ये आत्माएं इंसानी बस्तियों से भी पहले की है।
यहाँ तक कि पहले दियों की लौ जलने से भी पहले। वो कहते हैं कि जंगल कभी एक जिंदा चीज की तरह सांस लेता था, पत्तों, पत्थरों और जड़ों से बनी एक चेतना, और उसी सांस में छुपी थी कुछ ऐसी ऊर्जाएं जो इंसानी दिमाग के लिए बहुत ज्यादा थी। जब पहले इंसान आए, उन्होंने पहाड़ियों को काटकर खेत बनाए, जंगल जलाए, मक्का और बाजरा बोया। तब ये ऊर्जाएं भड़क उठी। कुछ ऊर्जाएं अच्छी आत्माओं में बदल गई, जो पानी के झरनों और फसलों की रक्षा करती हैं, पर कुछ जो खून और डर से जहरीली हो चुकी थी, उन्होंने विकृत रूप ले लिया। यहीं से पैदा हुए बान जाकरी और बान चक्रिनी। ये सिर्फ श्राप नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है। जंगल कभी नहीं भूलता। लेप्चा लोगों में एक कहानी है जो ठंडी रातों में बच्चों को सुनाई जाती है। कहानी एक बच्ची मिंगमा की, जो अपनी खोई हुई बकरी ढूंढते ढूंढते बांस के झुरमुट में बहुत अंदर चली गई। कोहरा इतना घना हो गया कि उसे कुछ दिखना बंद हो गया। तभी उसने एक ऐसी जगह देखी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वहाँ हरा अजीब सा उजाला था और पत्ते ऐसे कांप रहे थे जैसे आपस में बात कर रहे हों। बीच में एक आकृति खड़ी थी, न पूरी तरह इंसान न पूरी तरह जानवर, और वो धीरे धीरे झूल रही थी। मिंगमा को उस आकृति की तरफ खिंचाव महसूस हुआ, जैसे उसकी हड्डियां भी आगे बढ़ना चाह रही हों। तभी उसकी दादी की आवाज उसके दिमाग में गूंजी, अगर जंगल गाने लगे तो कान बंद कर और भाग जा। मिंगमा भागी और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब वो लौटी तो उसके बालों में चांदी की लकीरें थीं, जबकि उसकी उम्र सिर्फ 10 साल थी। उसने फिर कभी किसी से बात नहीं की, पर रात में पड़ोसी कहते थे वो किसी अनदेखी चीज से बातें करती थी। जड़ें सुनती हैं और मिट्टी में आंखें उगती हैं जैसी बातें। एक और पुरानी कहानी है एक तिब्बती भिक्षु की। वो आत्मज्ञान की तलाश में इन जंगलों में आया था। उसने 49 दिन एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे बिना खाए पिए ध्यान किया। आखिरी रात ऐसा लगा जैसे जंगल जाग उठा हो। जुगनू शब्दों में बदल गए। बांस की पत्तियां अजीब चिन्ह बना रही थी और धरती के अंदर से एक आवाज आई। सुबह गांव वालों ने जब उसे पाया, वो सीधा बैठा था ध्यान की मुद्रा में, पर उसकी आंखें गायब थी, जैसे किसी ने उन्हें बहुत कोमलता से निकाल लिया हो। उसके गले में काले पंखों और हंसते चेहरों वाले पत्थरों की माला थी। सदियों से ये कहानियां सिर्फ डर नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन गई है। बच्चों को सिखाया जाता है कि सूरज ढलने से पहले खिड़कियां बंद कर लो, जूते बाहर मत छोड़ो, वरना आत्माएं उन्हें पहनने की कोशिश करेंगी। आज भी पुराने गाइड्स कुछ चोटियों से आगे टूरिस्ट को नहीं ले जाते। उनका कहना है उन जगहों पर पेड़ सिर्फ खड़े नहीं रहते, वो सुनते हैं। वहाँ तुम्हारे ख्याल बान जाकरी तक पहुँच जाते हैं, जैसे कोहरे में कोई घंटी बजा रहा हो। गांव वाले हर साल जंगल को खुश करने के लिए उत्सव मनाते हैं। रंग बिरंगे मास्क पहनकर लोग गोल गोल घूमते हैं। ये सिर्फ त्योहार नहीं, बल्कि एक सौदा होता है। हम तुम्हारी भूख को मानते हैं, हमें इस साल छोड़ दो। पर बान जाकरी इतनी आसानी से नहीं मानता। वो सबसे पहले सपनों में आता है। उसमें दिखते हैं पेड़ों की जड़ें, घुमावदार गुल, भूल भुलैया या दूर से आती झरने की आवाज जिसमें तुम्हारा नाम गूंजता है। धीरे धीरे इंसान अपनी छोटी छोटी बातें भूलने लगता है। एक प्रार्थना, घर का रास्ता या आईने में अपना चेहरा। जब वो जान जाता है कि तुम तैयार हो, तब वो बान जाकरीनी को भेजता है। वो शेरनी की तरह झपट्टी नहीं, बल्कि ललबी की तरह धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी में घुल जाती है। पुराना कोई गीत जो खिड़की से आता है, जंगली फूलों की खुशबू जो बचपन की याद दिलाए, आधी रात के बाद शुरू होने वाली धीमी लगातार दस्तक। उस समय लोग बदलने लगते हैं। गांव वाले कहते हैं कि उनकी आंखें खोखली हो जाती हैं। वो चांदनी में गोल गोल घूमते रहते हैं। कभी कहते हैं जड़ें आज रात प्यासी हैं, या चांद अपने बच्चों को छुपा लेता है। फिर एक दिन वो गायब हो जाते हैं। उनके घर बिल्कुल वैसे ही रहते हैं, खाना गरम, मोमबत्तियां आधी जली हुई, बिस्तर अस्त व्यस्त जैसे कोई अभी अभी गया हो। कभी कभी दीवारों पर घूमती हुई आकृतियां और घने पेड़ों जैसे चिन्ह मिलते हैं। जो लौट कर आते हैं उनके अंदर एक अजीब सी खामोशी होती है। उनकी आंखों में कोई गहराई नहीं बचती। जब बोलते हैं तो उनकी बातें समझ में नहीं आती। एक पुराने शिकारी सोनम ने एक आदमी को खाई में देखा था। वो आदमी मिट्टी में गोल गोल आकृतियां बना रहा था। सोनम ने आवाज दी तो उस आदमी ने ऊपर देखा। उसका मुंह एक अजीब मुस्कान में खिंचा हुआ था। कोई शब्द नहीं, बस एक पतली सिसकती सी आवाज, जैसे खुद जंगल उसके गले से बोल रहा हो। सोनम भाग गया और फिर कभी शिकार पर नहीं गया। उसकी कहानी हर साल सुनाई जाती है जब कोहरा गहराता है। कुछ साल पहले शहर से कुछ मनोवैज्ञानिक आए। उन्होंने इसे ग्रुप हिस्टीरिया कहकर समझाना चाहा, पर जब उन्होंने गांव छोड़ दिया, उनके नोट्स में दिखी गोल आकृतियां, आंखों के फूल और टूटे फूटे लेप्चा शब्द, जिनके बारे में किसी ने दावा नहीं किया कि वो उन्होंने लिखे। आजकल शहर के लोग इन बातों पर हंसते हैं, जंगल की डरावनी कहानी कहकर चाय पीते हैं,
पर अगर आप गांव वालों से पूछो तो उनकी आंखें दूर देखती है और हाथ अपने गले के ताबीज को छूते रहते हैं। अगर सीधा पूछो तो वो धीरे से कहेंगे जंगल को घर में बुलाते नहीं, और उसके दिल में बिना सुरक्षा के नहीं जाते, क्योंकि बान झाकरी और बान झाकरी ने बुराई नहीं। वो एक याद दिलाते हैं कि दुनिया हमारी बनाई दीवारों से कहीं पुरानी है। कहा जाता है जंगल में रास्तों का नक्शा नहीं, इरादों का नक्शा होता है। हर झूठ, हर छुपी ख्वाहिश, हर डर जंगल में दर्ज होता है, और जब वो नक्शा उलझ जाता है तब वो आते हैं तुम्हें जीवितों की सूची से हटाने। इस खेल में कोई सच्चा विजेता नहीं, सिर्फ कहानियां बचती हैं जो ठंडी रातों में धीरे धीरे फुसफुसाई जाती हैं। तो अगली बार जब किसी लंबे बांस के झुरमुट में चलते वक्त अचानक पत्तियां हिलने लगे या कहीं दूर से हंसी गूंजे, रुक जाना, अपनी परछाई देखना, पत्तियों की सरसराहट में अपना नाम सुनना, क्योंकि एक बार जंगल ने तुम्हें देख लिया वो तुम्हें कभी नहीं भूलता। और जब बान झाकरी और बान झाकरी तय कर लेते हैं कि अब तुम उनके हो, तब कोई भी ताबीज या प्रार्थना तुम्हें वापस नहीं ला सकती। ये मानना आसान है कि ऐसे डर बस पहाड़ों की ऊंचाइयों में ही छिपे रहते हैं, उन धुंध और लंबे देवदारों के पीछे। लेकिन असली किस्से वो तो दरारों में से भी निकल आते हैं, जैसे बंद दरवाजे के नीचे से आती ठंडी हवा। पिछले कुछ दशकों में जैसे जैसे शहर जंगलों के पास तक पहुंचने लगे, सड़कों ने घाटियों में जकड़ बना ली और मोबाइल टावर गांवों के ऊपर सफेद कंकालों की तरह खड़े होने लगे। कुछ बदलने लगा। बन झाकरी और बन झाकरी ने, जो पहले बांस और काई के बीच ही खुश रहते थे, अब इंसानी रोशनी की तरफ खिंचने लगे। पहले तो इसके संकेत छोटे थे, मजाकिया लगने वाले। देर रात बस का इंतजार कर रहे लोगों ने पेड़ों के पीछे सफेद साया भागते देखे। पहाड़ी रिजॉर्ट्स के सिक्योरिटी गार्ड्स ने छतों पर कदमों की आहट सुनी और दूर कहीं ढोलक की धीमी गूंज। कलिम्पोंग के एक रिजॉर्ट मालिक ने एक घटना सुनाई। मानसून के वक्त मेहमानों ने शिकायत की कि कोई औरत उनके बालकनी के बाहर कोई मीठा लेकिन डरावना गाना गा रही थी। जब स्टाफ ने देखा तो बारिश से भीगी टाइलों पर छोटे नंगे पैरों के निशान थे, गोल गोल घूमते जैसे किसी ने रात भर वही नाच किया हो। कोई कीचड़ नहीं, कोई मिट्टी नहीं, बस वही साफ सुथरे ठंडे पैरों के निशान। दार्जिलिंग में ईशान नाम का एक युवा आर्टिस्ट जंगल के मंदिर से लौटने के बाद पागलों की तरह पेंटिंग बनाने लगा। पहले जो रंगीन नजारों के लिए जाना जाता था, अब उसकी हर कैनवास पर टेढ़ी मेढ़ी लकीरें और आधी बनी आकृतियां होती जिनके पांव उल्टे होते। जब दोस्त मिलने गए तो देखा कि घर के सारे शीशे कपड़ों से ढके हुए थे। वो कहता था, अब इन शीशों में मैं नहीं, कोई और दिखता है। फिर एक दिन वो गायब हो गया। पीछे बस एक आखिरी पेंटिंग छोड़ गया, जिसमें गहराई से देखने पर कई छुपे हुए चेहरे नजर आते थे, हर चेहरे पर वही खोखली हंसी। सिटी अथॉरिटी ने इसे पागलपन मान लिया, लेकिन जिसने भी पेंटिंग देखी वो फिर कभी इस बारे में बात नहीं करता था, जैसे वो चेहरे दिमाग से चिपक जाते हो। कुछ बुजुर्ग कहते हैं कि बन झाकरी को खास तौर पर मॉडर्न अपार्टमेंट बहुत पसंद है। इतनी सारी छोटी छोटी जगहें, बेचैन दिमाग, पतली दीवारों के पीछे की अकेलापन। वो कहते हैं वो फ्लोर के बीच से घुसती है, एयर वेंट से झांकती है, उदासी और अधूरी कहानियों की खुशबू पकड़ लेती है। सिलीगुड़ी के एक वॉचमैन ने एक कहानी सुनाई। हर रात 2:33 बजे बिल्डिंग की लिफ्ट अपने आप बेसमेंट में चली जाती थी। एक दिन उसने हिम्मत जुटाई और नीचे देखा। वहां लिफ्ट के बाहर पानी का एक छोटा सा ताल था, जिसमें 2 गोलाकार आकृतियां बनी थी। उस रात के बाद वॉचमैन पार्किंग में सोने लगा। पड़ोसी कहते थे वो रात में चीखते हुए उठता, गले को पकड़ता जैसे कुछ निकालने की कोशिश कर रहा हो। एक सुबह वो गायब हो गया। सिर्फ उसकी यूनिफॉर्म नीटली फोल्ड करके रखी थी, साथ में नमक और लोहे की कीले। मीनाक्षी वर्मा नाम की एक साइकोलॉजिस्ट ने कई सालों तक इन कहानियों को डॉक्यूमेंट किया। पहले उन्हें लगा ये कोई ग्रुप मेंटल डिसऑर्डर है, पर जैसे जैसे इंटरव्यू बढ़े, पैटर्न सामने आए। लोग कहते, मैंने सपने में देखा कि मेरे फ्लैट में जंगल उगाया है, जड़ें कंक्रीट फाड़ रही हैं, शाखाएं चांदनी में चरमराती हैं। कुछ कहते 12वीं मंजिल पर भी कोई खिड़की थपथपा रहा था। कुछ ने दीवार पर चलती परछाई देखी जो उनके अपने नहीं थे। वर्मा का आखिरी पेपर कभी पब्लिश नहीं हुआ। वो पुराने सुरक्षा रिवाज सीखने एक मठ गई और वहीं गायब हो गई। बाद में मिले उनके नोट्स में लिखा था, ये एक तरह का सामूहिक मानसिक संक्रमण है, इतना पुराना और भूखा कि कहीं भी पनप सकता है, शहर के बीचों बीच भी। उन्होंने लिखा था कि बन झाकरी और बन झाकरीनी इंसानों के ध्यान और यकीन से ताकतवर होते हैं। जितना हम उन्हें याद करते हैं, डरते हैं या मजाक बनाते हैं, वो उतना ही गहरे हमारे अंदर घुसते जाते हैं। कहते हैं अब उन्हें घने जंगलों की जरूरत नहीं, वो हमारी तन्हाई में गूंजते हैं, हमारे सबसे निजी ख्यालों में घर कर जाते हैं।
रात के 3 बजे फोन नोटिफिकेशन की आवाज, खाली गलियारे में किसी बच्चे की हंसी, भीड़ में दिखा कोई चेहरा जो पलटते ही गायब। गंगटोक के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने बताया, देर रात को कोडिंग करते वक्त मुझे लगा कोई देख रहा है। मेरी वेबकैम की लाइट अपने आप ऑन हो जाती। एक बार स्क्रीन पर किसी को अपने पीछे खड़ा देखा, बस सीपीयू की आवाज और खुली खिड़की से आती ठंडी हवा। उसने वेबकैम डिसेबल कर दिया, लेकिन वो देखने की फीलिंग गई नहीं। अपने दोस्त को भेजी आखिरी ईमेल में लिखा, मुझे लगता है पिछले साल जंगल ट्रेक से मैं कुछ लेकर लौटा हूँ। अब वो मेरा नाम जानता है। जब मैं नींद में जाता हूँ तो मुझे मेरा नाम बुलाता सुनाई देता है। यही तो असली कमाल है बन झाकरी और बन झाकरिनी का। अब वो बस जंगलों में नहीं रहते, अब वो हमारे दिमाग की गलियों में रहते हैं, हमारी स्क्रीन की चमक में, अपार्टमेंट की मशीन जैसी खामोशी में। वो हमारी सबसे बड़ी ताकत, अकेलापन को ही सबसे बड़ा हथियार बना लेते हैं। हम सोचते हैं दरवाजा बंद है, खिड़की लॉक है, कोई नहीं है, लेकिन जब वो धीमी सी दस्तक सुनाई दे, जब किचन से वो हल्की सी धुन आए, जब घर में कोई नहीं हो, जब अंधेरे में कोई हलचल दिखे, तब याद रखना उन पत्थरों पर उकेरे गए चेतावनी चिन्हों को, बांस के झुरमुट में खुदी हुई गोल आकृतियों को, आग के पास बुजुर्गों की फुसफुसाती कहानियों को। क्योंकि चाहे तुम लोहे और कांच के टावर बना लो, चारों और वाईफाई और सीसीटीवी लगा लो, सबसे पुराने डर फिर भी रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। बन झाकरी और बन झाकरिनी सब्र रखते हैं। वो जल्दी में नहीं होते, वो तुम्हारी छोटी छोटी आदतें देखते हैं। कैसे ब्रश करते हो, रात को फ्रिज तक कैसे जाते हो, कब आईने में देखते वक्त तुम्हारा ध्यान भटकता है। कहते हैं असली शुरुआत जंगल में नहीं, दिमाग में होती है। जब पहली बार तुम कोने में हलचल देखकर सोचते हो, क्या सच में कुछ था? बस वही शक, वही दरार उन्हें अंदर आने का मौका देती है। और एक बार घुस गए तो कोई ताला, कोई मंत्र, कोई थेरेपिस्ट उन्हें निकाल नहीं सकता। तो आज रात जब तुम फोन पर स्क्रॉल करते हुए लाइट्स बंद करोगे, सोचकर देखो, वो आवाज हॉलवे में आई, क्या सच में घर का शोर था? वो आईने में हल्का सा हिलना, क्या वो बस थकी हुई आंखें थी? या वो कुछ और था, कुछ इतना पुराना जो पहले पैर के सांस लेने से भी पहले था। कहते हैं उन्हें कभी बुलाना मत, पर क्या पता अपनी जिज्ञासा से तुमने उन्हें पहले ही बुला लिया हो। तो मेरे प्यारे सुनने वाले, हम इस डर की रहस्यमयी पगडंडी के आखिर में पहुंच चुके हैं। हमने कहानी शुरू की थी उन बांस के जंगलों से जहां फुसफुसाहटें किसी भी भाषा से पुरानी है। फिर उन आवाजों के पीछे पीछे चलते हुए हमने बात की प्रेम दोर्जी की खोई हुई आत्मा की, उन बच्चों की जो चांदनी भरी आंखों के साथ लौट आए, उन कलाकारों, चौकीदारों और मुसाफिरों की जिन्होंने सोचा था कि जंगल तो बस नक्शे पर एक जगह है। हमने उन पैरों के निशान देखे जो गोल गोल घूमकर कहीं गायब हो जाते हैं, और सुनी वो हंसी जो छतों पर गूंजती रहती है। और अब तुम यहाँ बैठे हो, शायद अपने फोन की स्क्रीन की रोशनी में या लैपटॉप की हल्की आवाज में। तुम खुद से कहते हो मैं सुरक्षित हूँ। तुम कहते हो ये तो बस कहानियां हैं, पुराने जमाने की बातें, अंधविश्वास और कल्पना। लेकिन आज रात जब तुम्हारे खिड़की के बाहर सब कुछ चुप हो जाएगा, ध्यान से सुनना। अगर तुम्हें रसोई से कोई तुम्हारा नाम पुकारे या बंद दरवाजे के उस पार हल्की सी कोई धुन सुनाई दे, अगर हवा अचानक थोड़ी सी बदल जाए, तो याद रखना उन्हें हमेशा से तुम्हारे पास आने का रास्ता पता था। क्योंकि बान झाकरी और बान झाकरिनी किसी सरहद या वक्त में बंधे नहीं हैं। वो तुम्हारे संदेहों में छुप जाते हैं, तुम्हारे मन के अंदर चुपचाप बैठ जाते हैं और बस तुम्हारे मान लेने का इंतजार करते हैं। और एक बार जब तुम मान लेते हो तो वो तुम्हारे हो जाते हैं, या शायद तुम उनके। अगर आज की कहानी सुनकर तुम्हारी रीढ़ में एक ठंडी सी सिहरन दौड़ गई हो, अगर तुम्हारी आंखों के कोने में कोई हलचल दिखी हो, तो समझ लो तुम बिल्कुल सही जगह पर हो। ऐसी ही और कहानियों के लिए जो तुम्हारी रूह तक उतर जाएं और तुम्हारे सपनों में गूंजे, इस वीडियो को लाइक करो, अंधेरा अनप्लग्ड को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो, ताकि कोई भी डरावनी फुसफुसाहट तुमसे छूट न जाए। नीचे कमेंट करके बताओ कि क्या तुमने कभी ऐसा कोई अनजाना एहसास किया है। हम तुम्हारी कहानियां पढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। और इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर करो जो कहता है कि उसे भूत प्रेत पर यकीन नहीं है। क्योंकि अंधेरे में जब फुसफुसाहटें शुरू होती है तो तुम्हें किसी का साथ चाहिए होगा। अगली बार तक हल्की नींद लेना।